नमस्कार दोस्तों, एट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए, ये प्रैक्टिकली 21वां दिन है और 19वें दिन के बाद ये एक्स्ट्रा मैंने कंटेंट जोड़ा हुआ है, क्योंकि जेट स्ट्रीम का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जनरली क्या है कि सीधे-सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं जेट स्ट्रीम पे। तो इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको जेट स्ट्रीम के अलावा छोटे-मोटे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लैरिफाई करता चलूँगा, जो ना सिर्फ आपको ऑप्शनल में काम आएँगे, बल्कि आपके डेली इन्फॉर्मेशन में भी आपके इंक्रीमेंट करेंगे। और उसके साथ-साथ ये आपके जीएस के नॉलेज में भी थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे, प्लस ये इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि जो आजकल के आप एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना देख रहे हैं, जो भी मौसम की गतिविधियां देख रहे हैं, उससे कहीं न कहीं जेट स्ट्रीम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर 19वें दिन की बात करें तो हमारा जो प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, मौसम और जलवायु पर इसके महत्व को रेखांकित करिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? हम सबसे पहले सृजन प्रोग्राम के अंतर्गत जो आपको बताया जाता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने प्रश्न के पार्ट्स देखने हैं। कितने पार्ट है इसमें? इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमको जनरली तीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें इस प्रश्न में हमको तीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं और उनको तीनों पार्ट्स को एड्रेस करने हैं इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस और टाइम देके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इंट्रोडक्शन में अपने 20% एरिया देना है, हमको पूरी बॉडी में हमको 60% एरिया देना है और फिर 20% एरिया में हमको अपना कंक्लूजन भी लिखना है। बिना कंक्लूजन के किसी भी उत्तर को खत्म नहीं करना है आपने, सारे आंसर्स में आपको कंक्लूजन लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। अ, अब देखिए, सबसे पहला हमारा जो पार्ट है क्वेश्चन का, वो जेट स्ट्रीम क्या है। अब आप मोटे मोटे तौर पर बिना डेफिनेशन पढ़े आप ये समझिए जेट स्ट्रीम क्या है, कि ये अर्थ का, पृथ्वी का जो सतह है उसके ऊपर ट्रोपोस्फियर होता है। आपको विभिन्न लेयर्स आपने पढ़े हैं, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी कवर किए हैं। तो जो सबसे पहला सरफेस के बाद जो सबसे पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फियर, उसकी जो ऊपर की सीमा होती है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। इसी ट्रोपोपॉज के आसपास चलने वाली एक हवा है जो कि वेस्ट से ईस्ट चलती है और जिसकी गति काफी तेज होती है। ठीक है, 220 से 400 किलोमीटर के आसपास कभी कभी गति भी हो सकती है। तो एक काफी तेज चलने वाली जो हवा की एक बैंड होती है, मतलब एक पट्टी होती है, बहुत चौड़ी नहीं होती है लेकिन बहुत लंबी होती है। टेक्निकली क्या है कि पूरे ग्लोब को ये कवर की रहती है। मतलब सपोज करो यहां से चली है, फिर ये घूम के यहां पर आएगी। तो एक तरीके से ये सरकुम ग्लोबल विंड है, जो कि पूरे ग्लोब को कवर की है। तो ये विंड चलती है वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है, सतह से ऊंचाई पर, क्योंकि आपको पता है ट्रोपोपॉज जो है सतह से थोड़ी ऊंचाई पर है। ठीक, और इसकी गति बहुत तेज होती है। तो ये तीन इसकी प्राथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, विशेषताएं हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि डेवलप क्यों होते हैं। तो देखो, क्या होता है कि ये जो विंड होते हैं, ये जो जेट स्ट्रीम है, एक प्रकार का विंड है। ये डेवलप क्यों हो रहा है कि वहीं पर डेवलप होंगे जहां पर दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस और दो अलग अलग प्रकार के तापमान मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका पोलर जेट स्ट्रीम है, आगे हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या होता है कि 60 डिग्री से आने वाले हल्का कंपेरेटिवली वार्म एयर और पोलर पोलर एरिया से आने वाले कोल्ड एयर मीट करते हैं, जहां पर ये दो अलग अलग तरीके की एयर, जो हवाएं मिक्स होती हैं, जो हवाएं आपस में मिलती हैं, तो ये जेट स्ट्रीम का निर्माण करती हैं। ठीक है, पहला रीजन ये है कि जो थर्मल ग्रेडियंट होता है, ठीक है, यानी ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, वो इसका एक कारण है। दूसरा होता है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, आपके इक्वेटर पे आपको नहीं मिलेगा ये जेट स्ट्रीम। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, इसको दिशा देता है। ठीक है, इसको दिशा देता है। और एक फैक्टर आप इसको अभी के लिए समझ सकते हैं, जिसको जियोस्ट्रोपिक विंड कहते हैं, यानी भू विक्षेपी पवन। होता क्या है कि देखो, पवन आपको पता है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा ना हो इसीलिए मैं थोड़े थोड़ी चीजों में इसको सिमटाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप समझो कि हवा जो है किसकी वजह से चलती है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, इसको कहते हैं दाब प्रवणता बल। हवा चलने का मुख्य कारण ये है, यानी कहीं पर अगर हाई प्रेशर है और कहीं पर लो प्रेशर हो गया अधिक तापमान की वजह से, तो हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। आपको पता है, इसी को दाब प्रवणता बल कहते हैं। अब देखो, पहला डायरेक्शन तो इसने ही बता दिया कि ये जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। कोरोलिस की क्या करती है, कोरोलिस आपको फाइनल जो डायरेक्शन देती है, फाइनल जो आपको दिशा देती है, वो कोरोलिस का बल देती है। कोरोलिस बल कैसा आपको डायरेक्शन देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या उत्तरी हेमिस्फीयर में ये हवाओं को दाहिनी तरफ घुमाती है और दक्षिणी हेमिस्फीयर में हवाओं को बाईं तरफ घुमाती है। ठीक है, जियोस्ट्रोपिक विंड क्या होता है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स के बीच का एक बैलेंस स्थिति होती है। सपोज करो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, हवा चल रही है कोई इधर, और उसको
पीजीएफ इसको यहां ले जा रहा है, यानी आपका दाब प्रवणता बल इसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस तरफ ले जा रहा है, और कोरोलिस फोर्स इसको इस तरफ ले आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, दाहिनी तरफ यानी इस तरफ। ठीक, एक स्थिति ऐसी आती है कि कोरोलिस फोर्स जब बहुत ज्यादा होता है तो ये और दाहिनी होते 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 ये इस स्थिति में आ जाता है। ठीक, तो कभी कभी होता है कि ऐसे भी होता है, जब कोरोलिस फोर्स ज्यादा होता है तो इस स्थिति में आ जाता है। तो यहां पर जियोस्टॉपिक विंड यानी कि भूविक्षेपी पवन क्या होते हैं कि इस दाब प्रवणता बल और कोरोलिस फोर्स के बीच को बैलेंस करते हुए जो एक दिशा निर्धारित करती है हवा की, मतलब ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो फाइनल दिशा होती है हवा की उसको कहते हैं भूविक्षेपी पवन यानी जियोस्टॉपिक विंड। और जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, ये इसी प्रकार के कुछ जियोस्टॉपिक विंड होते हैं जो कि दाब प्रवणता बल और कोरोलिस की वजह से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि ये जो है लैटिट्यूड के और आइसोबार के बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। ठीक है, ये ऐसी दिशा में नहीं, और ये दिशा इनकी कैसी आती है, क्योंकि इनको दाब प्रवणता बल और कोरोलिस फोर्स के बीच में बैलेंस करना होता है, इसीलिए बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने बता दिया कि, और इसी को जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम बेसिकली ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है, इसको मिएंडरिंग कहते हैं। ठीक, तो ये बेसिक जेट स्ट्रीम हो गया। बाकी अब हम आगे के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में देखेंगे। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में क्षोभ मंडल शीर्ष ट्रोपोस्फियर के निकट लगभग 9 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली कमजोर चौड़ाई, ठीक है, मतलब इसको चौड़ाई बहुत कम होती है, अत्यधिक वेग वाली भौगोलिक पवनें जियोस्ट्रोपिक विंड होती है। देखिए, जियोस्ट्रोपिक विंड होती हैं की धाराएं हैं, ये प्राय पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं तथा इनका वेग 150 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे भी अधिक हो सकता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम की अवधारणा को पहली बार वासाबुरो ओइशी, ये आप नाम याद रखिए, कुछ लोग इसको लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको अपने उत्तर में इसको लिख के आना है। नाम क्या था, वासाबुरो ओइशी ने मान्यता दी, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इनके महत्व को स्थापित किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आप सबने कहानी पढ़ी होगी कि जब जापान के एरोप्लेन अमेरिका के एयरप्लेन पर्ल हार्बर पर बॉम्ब गिराकर वापस आ रहे थे, तो उनको अपनी स्पीड में ना थोड़ी, ये अमेरिका के एयरप्लेन जापान पर एटॉम बम गिराकर वापस आ रहे थे, तो उनको स्पीड ना अपनी, ऐसा लगा कि उनकी जेट की स्पीड बहुत बढ़ गई है। ठीक है, मतलब अमेरिका से जापान जाते वक्त उनको लगा कि भाई उनकी जेट की स्पीड बहुत बढ़ गई है, तो यहां से ये फेनोमेनन जो है वो डेवलप करना शुरू हुआ। और ये, क्योंकि अगर आप अपने एरोप्लेन को लेकर यहां पर जाओगे इस डायरेक्शन में, तो ये हवा बहुत तेजी से चलती है, तो यहां पर क्या होगा, आपकी जेट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो यही सेम चीज उनको एक्सपीरियंस हुआ, तो उनको लगा कि भाई ऐसा कुछ फेनोमेनन है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। बाद में इनका अध्ययन किया गया, तो इनको जेट स्ट्रीम के नाम से इनका आगमी अध्ययन किया गया। ठीक है, और के दौरान इनके महत्व को स्थापित किया गया। ये तीव्र क्षैतिज तापमान प्रवणता, यानी जैसे हमने बात की हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट और कोरोलिस फोर्स के कारण बनती हैं। इन दोनों के कारण किसका निर्माण होता है, भूविक्षेपी पवनें, जियोस्ट्रोपिक विंड का। और जेट स्ट्रीम क्या होती है, यही इसी प्रकार की जियोस्ट्रोपिक विंड होती हैं। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन में जियोस्ट्रोपिक विंड को एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रकारों पर, क्योंकि दूसरा हमारा पार्ट था प्रकार पूछा है। सीधे अब हम प्रकार की हेडिंग डालेंगे, जेट स्ट्रीम के प्रकार, और हम प्रकार लिखना शुरू करेंगे। पहला क्या होता है, ध्रुवीय अग्र जेट स्ट्रीम यानी पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। अब नाम से ही हमको इसके बारे में जानकारी मिल गई है कि जेट स्ट्रीम कैसा है, पोलर एरिया में बनने वाला फ्रंटल जेट स्ट्रीम। फ्रंट क्या होता है, जहां पर दो एयर मास मिलते हैं, गर्म ठंडा, और इसके बीच का जो एरिया होता है ट्रांजिशन, उसको फ्रंट कहते हैं। तो ये जेट स्ट्रीम कैसे बनता है, ये फ्रंटल जेट स्ट्रीम है। जब गर्म और ठंडे एयर मास मिलते हैं तो इस जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच लगभग 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। ध्रुवी पूर्वी हवाओं यानी पोलर स्टर्लीज और पश्चिमी हवाओं यानी वेस्टर्लीज के बीच तीव्र तापांतर के कारण बनती है। यानी जो पोलर स्टर्लीज हवाएं आपकी होती हैं, ठीक है, पोल्स पर, और यहां से जो हवाएं जाती हैं वेस्टर्ली, इसकी वजह से यहां पर जो है ये ध्रुवी अग्र जेट स्ट्रीम यानी पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों यानी टेम्परेट साइक्लोन की गति को नियंत्रित करती है। देखो, ये जोन भी आपका, ये जोन जो है ये भी टेम्परेट साइक्लोन का भी जोन है, इसके पहले हमने पढ़ रखा है। और यही जोन जो है आपके पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम का है। तो ये अगर इसी जोन में बह रहे हैं, सेम हाइट पर बह रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो टेम्परेट साइक्लोन है उसको प्रभावित करेंगे। अगर टेम्परेट साइक्लोन इनके रास्ते में आ गया तो ये टेम्परेट साइक्लोन को दूर ले जाएंगे। अगर टेम्परेट साइक्लोन इनके अगेंस्ट आ गया तो ये टेम्परेट साइक्लोन को पूरी तरीके से
खत्म भी करने की क्षमता रखते हैं और उसको इंटेंसिफाई करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोलर जेट स्ट्रीम होते हैं वो एक्स्ट्रा विंड प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करते हैं टेम्परेट साइक्लोन को, और इसकी वजह से वो टेम्परेट साइक्लोन और इंटेंस हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से टेम्परेट साइक्लोन को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरे हम अपने जेट स्ट्रीम पे आते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, क्योंकि दो जेट स्ट्रीम ऐसे होते हैं जो भारत को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। अब हम उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। इनका उद्गम कहां पर होता है? 25 से 35 अक्षांशों के आसपास क्षोभ मंडल शीर्ष यानी ट्रोपोस्फोस के निकट होता है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के दौरान ये सर्वाधिक प्रबल होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ठंडी होती है तो ये जेट स्ट्रीम का एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है और प्रबलता इनकी बहुत ज्यादा होती है। यह पश्चिमी विक्षोभों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक के रूप में कार्य करते हैं जो उत्तर भारत को प्रभावित करते हैं। आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ा होगा। इसी की वजह से जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसमें ठंडियों में जो वर्षा होती है उसमें ये जो ये वाला जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यानी उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? सपोज करो ये भारत है आपका, ठीक है, ये भारत है और यहां पर, ठीक है, इस वाले रीजन में ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बन रहा है जिसके बारे में हमने यहां पर बात की। तो क्या होता है, आपको पता है कि यहां पर मेडिटेरेनियन सी है और यहां पर टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, छोटे छोटे साइक्लोन्स जो रीजनल साइक्लोन, लोकल साइक्लोन है वो बनते हैं। क्योंकि अब ये इसी जेट स्ट्रीम के रास्ते में आ रहा है, तो ये जेट स्ट्रीम क्या करता है, इस पूरे टेम्परेट साइक्लोन को, साइक्लोन क्या होते हैं कि इसमें मॉइस्चर भी होता है, इसमें नमी भी होती है, इसको उठाकर भारत की तरफ ले आता है। ये देखो इस वाले रीजन में ले आया और जब ये यहां पर आता है तो यहां पर आपको पता है कि यहां पर हिमालय है और जब कोई मॉइस्चर के साथ कोई विंड हिमालय से टकराएगी तो उसके आसपास वाले क्षेत्रों में वर्षा कराती है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखते हैं, जो जनवरी और फरवरी के मौसम में भारत में बारिश होती है, वो इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है जो कि प्रभावित होता है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से। तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के माध्यम से वर्षा कराती है। ठीक है, तीसरा ये है कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम यानी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक, ये भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है मानसून को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। क्योंकि अगर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम रहेगा तो भारत में मानसून उतना ही स्ट्रांग होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण एशिया के ऊपर दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के दौरान विकसित होता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होता है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अभी तक हमने जो मेन इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम पढ़े हैं ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की बात करेंगे, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करेंगे, तो ये एकमात्र ऐसा जेट स्ट्रीम है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ आएगा। ठीक है, इसकी दिशा उल्टी होती है। और ये अलग कैसे है? क्योंकि ये दोनों जो जेट स्ट्रीम है ना वो परमानेंट जेट स्ट्रीम है और ये सीजनल जेट स्ट्रीम होता है यानी मानसून के दौरान ही ये जेट स्ट्रीम बनता है। अब अगर थोड़ा सा समय देकर मैं आपको समझाऊं कि जेट स्ट्रीम बनता कैसे है, तो समझो ये भारत है, ठीक है, भारत का उत्तरी पार्ट है, कश्मीर वाला, यहाँ पर आपका तिब्बत का पठार है। क्या होता है कि जब गर्मियां आती हैं, देखो ठंडियों में क्या होता है कि जब ये वाला जेट स्ट्रीम उपोष्ण कटिबंधी, ये क्या होता है कि दो भाग में डिवाइड हो जाता है, बीच में आपका तिब्बत का पठार है, ठीक है, ये इसका दक्षिणी वाला पार्ट है और ये उसका उत्तरी वाला पार्ट है। ठीक, ये ठंडियों की कंडीशन में बता रहा हूं जब सूर्य आपका नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। लेकिन जब सूर्य गर्मियों में ऊपर की तरफ आता है तो जितनी भी एयर प्रेशर होती हैं, प्रेशर एयर बेल्ट होती हैं, जितनी भी प्रेशर बेल्ट होती हैं, जितनी भी वायुदाय पेटियां होती हैं, वो नॉर्थ की तरफ घिसक जाती हैं, जिसकी वजह से ये इसका दक्षिणी भाग भी इस तिब्बत के पठार के उत्तर वाले हिस्से में चला जाता है। ठीक, तो जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो गर्मियों में भारत के ऊपर से हट जाता है क्योंकि तिब्बत के पठार के ऊपर चला गया। उसकी वजह से क्या होता है, अब तिब्बत का पठार यहाँ पर बहुत गर्म होने लगता है क्योंकि सन जो है, जो सूर्य है, वो साउथ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आता है, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है। तो यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, और ये बहुत तेज गर्म होने लगता है। कहाँ पर? तिब्बत का पठार। और यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। आपको पता है कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर कम होगा और यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होगा। तो जब ग्राउंड पर लो प्रेशर का निर्माण होगा तो हवाएं कहाँ जाएंगी? गर्म होकर। लो प्रेशर, टेम्परेचर ज्यादा, तो हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी। ठीक है, यही तिब्बत के पठार के ऊपरी हिस्से में, मतलब ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में, ये हवाएं यहाँ पर जाएंगी। तो जब नीचे सतह की हवाएं ऊपर की तरफ आएंगी तो ऊपर जो है हाई प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? जो तिब्बत का पठार है उसके ऊपरी हिस्से में हाई प्रेशर बनेगा। ठीक, ये हाई प्रेशर ऊपर की तरफ बनेगा और यहां पर हवाएं इकट्ठी होने लगेंगी। इसको क्या कहते हैं? इसको तिब्बतियन
हाई कहते हैं, ठीक है, तिब्बतियन हाई कहते हैं। तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये वाला जो सीजनल होता है, जो भारत के मानसून को प्रभावित करता है, वो इसी के हीटिंग की वजह से बनता है। ठीक है, तिब्बत का पठार गर्म हुआ, तिब्बत का पठार गर्म हुआ तो हवाएं ऊपर उठी और ऊपर की तरफ जो है वो हाई प्रेशर बना। तो जब हाई प्रेशर बना तो आपको पता है कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, और यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक, और यहाँ पर आपका पता है कि आपको इक्वेटर यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हवाएं यहाँ से इक्वेटर की तरफ चलती हैं और इसी रास्ते में भारत पड़ता है। ठीक है, और ये वेस्ट बे ऑफ बंगाल से होते हुए भारत को क्रॉस करते हुए यहाँ मेडागास्कर पे जाके हाई प्रेशर का निर्माण करती हैं। तो जो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम था, एक तो यहाँ तिब्बत के पठार से आते हुए जब ये मेडागास्कर की तरफ आएगा बे ऑफ बंगाल को पार करते हुए, तो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाएगा, नमी उठाएगा, और भारत में वर्षा कराते हुए मेडागास्कर की तरफ आता है। तो जब मेडागास्कर की तरफ आएगा तो मेडागास्कर पे और हाई प्रेशर का निर्माण कर देगा, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर। एक तो यहाँ पहले से ही हाई प्रेशर होता है, ये विंड आके यहाँ पर और हाई प्रेशर का निर्माण करते हैं, और ये हाई प्रेशर क्या करेगा, जो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं भारत में एंटर करेंगे, इनको और जोर से पुश करेगा। ठीक है, पीछे से इनको और पुश करेगा, क्योंकि हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, यहाँ पर और हाई प्रेशर हो गया तो ये इनको और पुश करेगा, तो ये हवाएं और तेज जाएंगी, जो मानसून की हवाएं हैं वो और तेजी से भारत की तरफ जाएंगी और अत्यधिक वर्षा कराएंगी। तो भारत में मानसून बहुत अच्छा हो जाएगा। किसकी वजह से? इसकी वजह से, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम या ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। एक तो आते वक्त वर्षा कराएगा, दूसरा मेडागास्कर में पहुंच के हाई प्रेशर की तरफ वर्षा कराएगा, और ये सीजनल होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भी ये वाला जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम या उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जब भी ये मजबूत होगा, जब भी जितना स्ट्रांग होगा, भारत पे मानसून उतना ही ज्यादा तेज, उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दक्षिण एशिया के उत्तर ऊपर दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान विकसित होता है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम चलता है, तथा तिब्बती पठार पर तीव्र ग्रीष्म तापमान से संबंधित होता है। हमने बात कर ली, ठीक है, कि कैसे तिब्बत के पठार पर जब गर्मी पड़ती है तो ऊपर हाई प्रेशर होता है, जिसके बाद ये डेवलप होता है। यह भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून, इंडियन समर मानसून को सुदृढ़ बनाता है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मजबूत है तो उस साल भारत का भी मानसून मजबूत होता है। एक हल्के प्रकार का जेट स्ट्रीम होता है जिसकी चर्चा बहुत नहीं की जाती, लेकिन अगर आपसे प्रकार पूछा जाएगा तो आप ये भी प्रकार आप लिखेंगे। इसको कहते हैं ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, यानी पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। नाम से हम इसके बारे में जान जाएंगे, पोलर एरिया में बनता है। नाइट मतलब जब पोल्स पर 6 महीने की रात्रि होती है, आपको पता है कि सूर्य की रोशनी वहां 6 महीने तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से वहां पर अत्यधिक कम तापमान हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पर एक अलग प्रकार का जेट स्ट्रीम डेवलप होता है जिसको कहते हैं ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, यानी पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में यानी कि समताप मंडल में मिलता है। अगर आपकी किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, नेट की परीक्षा में प्रश्न आए कि कौन सा जेट स्ट्रीम समताप मंडल में मिलता है या कौन सा जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर में नहीं मिलता है, तो वो ये जेट स्ट्रीम है, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। अगर प्रश्न आए कि इनमें से कौन से जेट स्ट्रीम भारत को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, और ये चारों ऑप्शन दिया रहे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये मारना है। लेकिन अगर लिखा रहे कि एक से ज्यादा, तो आपको उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के साथ साथ उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को भी उत्तर वहां पर लगाकर आना है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। दूसरा ये है ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम यानी पोलर नाइट जेट स्ट्रीम के बारे में। यह ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वॉर्टेक्स तथा उच्च अक्षांशों में शीतकालीन परिचलन, विंटर सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। पोलर वॉर्टेक्स क्या है अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो आप समझो कि ये जो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम होता है वो पोलर वॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है। अब हम आते हैं जल्दी से जेट स्ट्रीम का मौसम और जलवायु पर महत्व, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला ये है कि जेट स्ट्रीम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों यानी टेम्परेट साइक्लोन तथा प्रति चक्रवातों एंटी साइक्लोन के निर्माण, गति एवं तीव्रता को नियंत्रित करती है, यानी फॉर्मेशन, स्पीड और इंटेंसिटी को नियंत्रित करती है। क्या जेट स्ट्रीम, हमने इसके पहले बात कर ली है कि कैसे करती है। दूसरा, यह भारतीय मानसून, इंडियन मानसून के आरंभ, तीव्रता, सक्रिय तथा ब्रेक चरणों को नियंत्रित करता है। स्पेशली कौन सा, देखो इंडियन मानसून की बात हो तो दोनों प्रकार के मानसून इसको, दोनों प्रकार के जेट स्ट्रीम इसको इंपैक्ट करते हैं। एक तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और एक तो होता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये दोनों जेट स्ट्रीम जो है भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। डायरेक्ट प्रभावित ये वाला करता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यानी कि ये वाला। अगर डायरेक्ट की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के मानसून को डायरेक्टली प्रभावित करता है। ठीक,
यहाँ पर ये भी लिखा है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर सरकना तथा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की स्थापना दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती है। दूसरा ये कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की पुनः उपस्थिति मानसून की वापसी का संकेत देती है। मतलब मानसून अगर ये फिर से आएगा तो मानसून वापस या कमजोर पड़ सकता है। क्योंकि क्या होता है देखो, मतलब ये भारत है, ठीक है, मैप उतना अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, समझो, और यहाँ से ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक, समझो ये वाले जेट स्ट्रीम आपके जा रहे हैं, तो क्या है, ऑलरेडी ये हवा चल रही है ना बहुत तेज गति से, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट, तो क्या होता है कि मानसून विंड क्या आ पाएंगे भारत में? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकल वाला उपोष्ण कटिबंधी, ये एक ब्लॉकिंग इफेक्ट पैदा करता है। ये अपने आंसर में डालिएगा आप इस वर्ड को, ब्लॉकिंग इफेक्ट पैदा करता है, किसके लिए? मॉनसूनल विंड के लिए। तो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधी पश्चिमी जेट स्ट्रीम होता है, वो मॉनसून को कमजोर करता है, मॉनसून को आने से रोकता है। लेकिन जैसे ही जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार के उस पार जाता है और ये वाला जेट स्ट्रीम बनता है, यानी उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम, मॉनसून को ये मदद करता है, ठीक है, तो प्रभावित दोनों करते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को दिशा देती है, जैसे हमने पढ़ा है कि इसकी वजह से भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हिस्से में वर्षा होती है, जिससे उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा तथा हिमालयी क्षेत्र में हिमपात होता है। जेट स्ट्रीम गर्मी की लहर यानी हीट वेव, शीत वेव यानी कोल्ड वेव्स, गर्जन, तूफान, थंडर स्टॉर्म तथा अत्यधिक वर्षा एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट की घटनाओं को प्रभावित करता है। कैसे? आप ये देखिए, देखिए भारत की स्थिति अगर हम लेते हैं, ठीक है, भारत का मैप समझ लीजिए। अरे यार क्या बना दिया, ठीक, ये भारत का मैप है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक है, ये भारत का मैप हो गया। अब समझिए कि अगर आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऐसे है, ठीक है, यहां से गुजरा हुआ 20 डिग्री तक जाता है ठंडियों में, ठीक है, या तो और नीचे मान लीजिए ये है, तो क्या होता है कि ये जो ऊपर का हिस्सा निकला हुआ है, ठीक है, ये जो ऊपर का हिस्सा गया है, ये, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है, और ये नीचे के हिस्से को जो नीचे है उसको कहते हैं ट्रफ। तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा ना, ठीक है, तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ का ये जो गर्म वातावरण है, यहाँ का जो ये हीटिंग इफेक्ट है, ये अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो नॉर्दर्न इंडिया है, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और इवन जम्मू हो गया, यहाँ पर हीट वेव चलते हैं, यानी लू चलता है। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ आते हुए, आपको पता है जेट स्ट्रीम ऐसे चलता है, तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा ना तो ये हवाएं गर्म होती है, ठीक है, ये गर्म हवाएं ऊपर की तरफ आती हैं और यहाँ पर लू चलाती हैं, यानी हीट वेव चलाती हैं। कहाँ पर? दिल्ली में, जम्मू में, कश्मीर में, पंजाब में। और फिर जब ये हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो नीचे वाले हिस्से में, जैसे कि दिल्ली दिल्ली में ही, ठीक है, और दिल्ली के अलावा जो है आपका एमपी में ठंडियों की बात मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद यूपी के और इंटर कॉन्टिनेंटल जितने भी एरियाज हैं वहां पर ये ठंडी पैदा करती हैं, यानी कोल्ड वेव चलाती हैं, ठीक है। पांचवा ये है कि विमानन यानी एविएशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, पूर्व की ओर उड़ानों में समय और ईंधन की बचत करती है, जबकि पश्चिम की ओर उड़ानों में समय एवं ईंधन की अथक खपत होती है। कोई विमान है जब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसी दिशा में आपके जेट स्ट्रीम भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर ईंधन की बचत होगी, क्योंकि ये वाली विंड भी आपके विमानों को मदद करेंगी ईस्ट से वेस्ट जाने में। लेकिन अगर कोई विमान है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना जेट स्ट्रीम के, तो उसको ज़्यादा फ्यूल खर्चा करना पड़ेगा। तो एविएशन के भी इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जेट स्ट्रीम का। यह उष्ण कटिबंधी एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच ऊष्मा एवं आर्द्रता के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाकर वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण यानी ग्लोबल जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर को बनाए रखती है। क्योंकि जब ये ऐसे चलती है ना तो क्या करती हैं इस क्रम में, जैसे हमने बताया हीट वेव, कोल्ड वेव, तो यही है ऊर्जा का और ऊष्मा का ये स्थानांतरण करती हैं, गर्म ऊष्मा को ठंडी जगह, ठंडी ऊष्मा को गर्म जगह, उसी प्रकार से बारिश को भी ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। आर्कटिक प्रबंधन है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन एवं जलवायु परिवर्तन के कारण जेट स्ट्रीम की स्थिति एवं तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर अत्यधिक मौसमी घटनाओं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट की आवृत्ति प्रभावित होती है, ठीक है। मतलब आज के समय में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम है वो अपनी सामान्य स्थिति से निकलकर या तो ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है या तो कमजोर हो गई है। अब वो स्थितियां क्या होती है, जैसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आज हमने पढ़ा है, हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका एवरेज तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी का एवरेज तापमान बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, लेकिन ये जो टेम्परेचर बढ़ने की गति है ये आर्कटिक रीजन में
बाकी विश्व से ज्यादा है। मतलब आर्कटिक रीजन में जो तापमान है वो वैश्विक तापमान से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे कुछ कारण है जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से जो बर्फ है वो लगातार पिघल रहे हैं और एल्बिडो जो है वो कम हो रहा है। एल्बिडो क्या होता है कि सन के रेज को जब सरफेस वापस कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको एल्बिडो कहते हैं। लेकिन अब चूंकि बर्फ पिघल रहे हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की वजह से और वहां पर बर्फ कम हो गए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो सन का रेज है वो लगातार सरफेस में एब्जॉर्ब होता जा रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, अब एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि जो जल है, क्योंकि जब बर्फ पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल के जल बन गए, तो क्या होगा जब इस पे हीट पड़ेगा तो ये इवेपोरेट होगा ना। मतलब इसमें तो क्या होगा, ये इवेपोरेट होकर भाप बनेगा और जब भाप बनेगा तो वायुमंडल को भी गर्म करेगा। तो जब वायुमंडल होगा तो ये पूरा जो है पूरा एटमॉस्फेयर यानी पूरा इकोसिस्टम आर्कटिक का वो लगातार गर्म हो रहा है इस पूरी गतिविधि के वजह से, जिसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम है उस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और जब जेट स्ट्रीम गड़बड़ हो रहा है तो आपका टेम्परेट साइक्लोन गड़बड़ होगा, आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गड़बड़ होगा, आपके जो है फ्रंट गड़बड़ हो जाएंगे, एयर मासेस गड़बड़ हो जाएंगे। तो जो पूरा इकोसिस्टम है ना विंड का, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की वजह से आज जेट स्ट्रीम का जो सामान्य स्थिति है वो अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट पर, जेट स्ट्रीम की संरचना, स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात हो तो आप जेट स्ट्रीम को केवल ऐसे बना दोगे, आपको कुछ और नहीं बनाना है, ये डायरेक्शन आप दे दोगे और ये मियंडरिंग करते हुए चलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, प्रश्न ये है कि मियंडर क्यों करता है जेट स्ट्रीम। तो मियंडर इसलिए करता है कि एरियाज के बीच में जो है तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपके वाटर हैं, ठीक है, कहीं पर आपका लैंड मास है, वाटर नहीं है, केवल भूमि है, कहीं पर फिर जल आ गई है। तो इसकी वजह से जो पृथ्वी के सतह का तापमान है वो कम कहीं पर होगा, कहीं पर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो ये विंड है वो कहीं पर पृथ्वी की सतह के पास रहेंगे, कहीं पर जहां पर गर्म रहेगा पृथ्वी की सतह के ऊपर रहेंगे, फिर जहां पर ठंडा रहेगा पृथ्वी की सतह के नीचे रहेंगे, फिर ऊपर, फिर ठंडा, इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो ये जो मियंडरिंग होती है वो पृथ्वी के सतह के अलग तापमान की वजह से होता है, मतलब सतह के तापमान की बात कर रहे हैं। और जो जेट स्ट्रीम बनता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में जो तापमान अलग होता है उसकी वजह से ये बनता है। और ये मेंडर होता है कि सतह का तापमान जब अलग होता है तो इसका ये वाला शेप बनता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। जेट स्ट्रीम पृथ्वी के वायुमंडलीय परिसंचरण के उच्च वायवीय नियंत्रक अपर एयर कंट्रोलर्स होते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम बनते कैसे हैं, अपर एयर जो कंट्रोल्स होते हैं, अपर एयर जो कंडीशन होते हैं उनसे प्रभावित होकर, जब गर्म हवा और ठंडी हवा एक साथ आती है अपर एयर में, सतह पर नहीं, तब जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, जो दाब प्रणालियों, प्रेशर सिस्टम, चक्रवातों और मानसून को आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है कि इस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम क्या होता है, कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, पीजीएफ दाब प्रवणता बल की वजह से होता है, और ये टेम्परेट साइक्लोन यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को प्रभावित करता है, और ये उसके साथ साथ मानसून को भी प्रभावित करता है। तो ये तीनों हमने बता दिया कि आपस में जोड़ती है। हाल के अध्ययनों के से संकेत मिलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जेट स्ट्रीम की स्थिति एवं तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ा है यहाँ पर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के बारे में। ठीक है, जो मानसून की परिवर्तनीयता, मानसून वेरिएबिलिटी, पश्चिमी विक्षोभ तथा चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि को प्रभावित कर रहा है। अतः आधुनिक जलवायु विज्ञान एवं मौसम पूर्वानुमान में इसका अध्ययन अत्यावश्यक हो गया है। ये हमारा कंक्लूजन हो गया। उसके साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बताऊं कि अभी मानसून से पहले ये प्रेडिक्ट किया गया था कि इस बार भारत में रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होने की गुंजाइश है, एक्सट्रीमली लेस रेनफॉल होने की उम्मीद है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ आया हुआ है, चाहे असम हो, और पिछले कुछ सालों से ज्यादा इस बार वर्षा हुई है। तो ये सारे रीजन जो है, जो हमारे वेदर फोरकास्ट है, वो फेल इसलिए हो रहे हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सिस्टम्स है ना, जो हमारे वैश्विक ये सिस्टम्स बने हुए हैं, पृथ्वी ने अपनी जो सिस्टम बना के रखी है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रखा है, कहीं ना कहीं वो चीजें चेंज हो रही हैं। और इसके जिम्मेदार पृथ्वी खुद नहीं है, इसके जिम्मेदार हम हैं। ग्लोबल सर्कुलेशन ये जेट स्ट्रीम का कैसे चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमारा पोल है, जो हमारे ध्रुव हैं, वहां के बर्फ पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रहे हैं, तो वहां की जो हवाएं हैं वो नीचे की तरफ आ रही हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको जल्दी से और बता दूं, उसको कहते हैं पोलर वोर्टेक्स। पोलर वोर्टेक्स क्या होता है कि बहुत ठंडी हवाएं होती हैं जो पोल्स पर, यहाँ यानी इस हिस्से में पोल पर नाचती रहती हैं। ठीक है, बहुत ठंडी हवाएं, बहुत ठंडी, एक्सट्रीमली कोल्ड विंड, और दोनों पोल पर होती हैं। तो ये जो जेट स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है, ये जो जेट स्ट्रीम की हमने बात की, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ये क्या करती है कि क्योंकि ये जेट स्ट्रीम में हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है, तो ये इन हवाओं को जो है उसी में बांध के रखती है, लक्ष्मण रेखा की तरह काम करती है ये जेट स्ट्रीम। ये हवाएं
इन ठंडी हवाओं को बांध के रखती हैं। अभी क्या हो रहा है कि जेट स्ट्रीम कमजोर हो गया है, अभी हम लगातार ये पढ़ रहे हैं कि जेट स्ट्रीम कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से अब जेट स्ट्रीम नीचे की तरफ आ गया है, और जिसकी वजह से ये जो पोलर वोर्टेक्स है ना, ये जो बहुत ठंडी हवाएं हैं वो नीचे आ गई हैं, जिसकी वजह से अमेरिका, कनाडा, यूरोप, स्कैंडिनेवियन देशों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं वहाँ पर। मतलब आप देखते होंगे ना, गाड़ियों पे पूरा बर्फ जम गया है, पूरा घर बर्फ से। तो ये रीज़न है कि जो पोलर वोर्टेक्स है वो नीचे आ रहा है। इसके इसके इसकी वजह पृथ्वी खुद नहीं है। पृथ्वी तो अपना सिस्टम बना रखा है चीज़ों को मेंटेन करने का। पृथ्वी ने पोलर वोर्टेक्स को रोकने के लिए एक जेट स्ट्रीम बना के रखा हुआ था, लेकिन हमने क्या किया, हमने ग्लोबल वार्मिंग कर दी। हम आज ऐसी चीज़ों का उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं जो हमारे तापमान पर, हमारे एनवायरनमेंट पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जेट स्ट्रीम कमज़ोर हो गया, और जिसकी वजह से ये जो पोलर वोर्टेक्स है वो नीचे आ रहा है लगातार। तो अभी आने वाले समय में ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आएंगी जो अभी तक नहीं समझ में आती थी। ऐसे और भी टर्म्स हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जो हम आज तक नहीं पढ़े थे, और ऑल थैंक्स टू द ह्यूमन काइंड, जो आज नए नए इजाद कर रहा है और एटमॉस्फेयर को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, चाहे वो हमारे घरों में 10-10 एयर कंडीशन हो, चाहे वो हम समरसेबल पंप लगाकर पृथ्वी से पानी निकाल रहे हैं, भले उतना पानी रिचार्ज पृथ्वी में नहीं हो रहा है। आज इतनी बारिश हो गई है, हमको लगता होगा चलो भाई रिचार्ज तो हो गया, लेकिन रिचार्ज होगा कहाँ से जब लगातार कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, पत्थर की सड़क बिछ रहे हैं, तो कहाँ से पानी अंदर इन्फिल्ट्रेट करेगा। तो बिल्कुल ये बहुत ही एक अप्लाइड टॉपिक है, और बहुत कम समय में इसको हमको कंप्लीट करना था, तो मैंने जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है। तो जब मैं पूरा लेक्चर लूंगा ना इस टॉपिक पर, ठीक है, तो मैं आपको और डिटेल में इसको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये हमारा आज का उत्तर हो गया, और इस तरीके से हमारा जो है क्लाइमेटोलॉजी अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब हम ओशनोग्राफी शुरू करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा टॉपिक है, छोटे इसमें कम चैप्टर्स हैं और क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग बने रहिए और इसी तरीके से लिखते रहिए, चमकते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।